कानून होता है ये मकड़ी के जाल की तरह होता है, इसमें सिर्फ छोटे छोटे मच्छर ही फंसते हैं, बड़े बड़े जानवर नहीं फंसते। तो भारत में ये बात इस यहाँ पर भी इसी प्रकार लागू हो सकती है कि जो कानून तो बना है, लेकिन जो पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत जिनके पॉलिटिकल लिंक भी होते हैं, उनके ऊपर इस कानून का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इनके लोग बैठे हुए जो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, और जो गरीब आदमी है, कमज़ोर है, उनके ऊपर ये कानून लग पाएगा। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम था, उसमें जो SC ST OBC से उनके हक अधिकार की बात हो रही थी। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कंसोटिया जी, इनसे समझूंगा कि आखिर जो यहाँ पर चर्चा हुआ क्या समझ में आया, और दूसरी बात और समाज इनसे सवाल होंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक अभी कानून पास किया है कि अब पूरे देश में जो अवैध कब्जे है उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। क्या ये संभव बड़ी मछलियों का ये लागू होगा कि जो छोटे आदमी थोड़ा बहुत इधर उधर रह रहा है उस पर कब्जा करें, हटाने की कोशिश करें? क्या है मसला? वकील है, इनसे समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको दे दूँ। आपको भी क्रांतिकारी है अभी जी सर, थोड़ा मेरे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम कंसोटिया है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैंने दिल्ली से LLM किया था, और LLM के बाद मैंने JRF पास किया था, और मैंने 85 में प्रोबेशनरी ऑफिसर को ज्वाइन किया था। तो मैं टॉपर्स के अंदर था, इसलिए मेरे को दिल्ली में रखा, इसीलिए मैं दिल्ली से ही यूनिवर्सिटी में LLM सर आज, और मैंने 25 साल पहले बैंक ऑफिस की जॉब छोड़ी और मैं वकालत करता हूँ। सर, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम हुआ था, जाति जनगणना देश के सभी स्तंभों में समुचित प्रतिनिधित्व की मांग की गई है, तो क्या इसमें समझ में आया जो प्रोग्राम हुआ आपको? मुझे ये समझ में आया है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रोग्राम हुआ है, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता, जिनको ये सोकाड प्रकाश बोलते हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके हाथ से सत्ता जाए। और सत्ता ये तभी आ सकती है जब हमारे समाज की, मान्यवर काशीराम ने यही कहा था बल्कि, कि जब तक हमारे समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ हमें हर तरह की फील्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि 1789 में फ्रांस में जब क्रांति आई थी, तो वहाँ की महारानी को लोगों ने कहा खाना दो, ब्रेड दो। तो वहाँ के लोगों को उसने कहा, अरे तो बाबा ब्रेड नहीं है तो आप केक खाओ। तब उन लोगों ने कहा ये तो मूर्ख है महारानी, इसको यही नहीं पता कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है। तब उन्होंने वहाँ पे क्रांति की थी। तो हमारे लोग पढ़ाई की बात करते हैं, वो इसी प्रकार है कि पेट में रोटी नहीं है। और महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। और कुछ ग्रंथों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि धनहीन व्यक्ति विचलित रहता है दिमाग से। और BHU के प्रोफेसर यहाँ तक कहा कि मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। और जहाँ तक कानून तो यहाँ तक कहा है कि गरीब आदमी का कोई रिश्तेदार ही नहीं होता। तो हमें ये देखना है कि बहुजन समाज बहुत गरीब है, और इनको इस गरीबी की वजह से 80 करोड़ लोगों को भी 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित कर दिया गया है। जबकि जानवरों में गाय और भैंस दूध देती है, खेतों में काम करती है, तब जाके उनको खाना मिलता है। तो इन्होंने एक, मैं तो कहूँगा, एक षड्यंत्र के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर आश्रित कर दिया गया। ये कहते हुए तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत है, सिर्फ 5 किलो अनाज हमसे खाओ और बस रहो। तो इन आधार में मुझे लगता है कि जब तक हमारा पूरे भारत के अंदर समाज इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं होगा, तब तक इनका अत्याचार होता रहेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनके लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा दिया था कि ये भौंकने वाले कुत्ते भी नहीं है, ये तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं। और गोल्डन नार्ड जिसे नोबेल प्राइज मिला था, साउथ इंग्लिश के प्रोफेसर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो बहुजन समाज के जो लीडर होते हैं ना, वो इनको मैच्योर नहीं होने देते। वो मैच्योर क्यों होने देंगे? वो तो खुद BJP, कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार बहुजन समाज की ना तो सोशल मूवमेंट में कोई एक मुहिम छिड़ पाती है, और ना ही ये पॉलिटिकली इकट्ठे हो पाते हैं। इसलिए ये जो प्रोग्राम करवाया गया है, ये चेतना तो ला पाएंगे, लेकिन इससे अच्छे रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाएंगे
क्योंकि जो आदमी कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर एक लिटल ब्रदर का नियम तो यहाँ तक कहा है कि गरीब आदमी जो होता है वो किसी भी लेवल पे गिर जाता है। तो इसी वजह से ये जो बहुजन समाज है इनका मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं है और ये समाज कभी पॉलिटिक्स में भी टॉप लेवल पे इसीलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि ये खुद बहुजन होते हुए हर फील्ड में माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी वाले हर फील्ड में मेजॉरिटी में है और कहते हैं कि 90%। सर एक सवाल है सर, मैं समझा तो कि आप अच्छी जानकार है बताएंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक सवाल है उस पर थोड़ा मैं चाहूँगा हमें दर्शकों को बताइए कि पूरे देश में एक अवैध कब्जे पर एक कानून आ गया है, तो ये कानून केवल गरीबों के लिए है या बड़े बड़े जो मछली हैं उन पर भी ये अवैध कब्जे हटाने का ये है, क्या है मामला, थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके ऊपर एक बहुत ही वर्ल्ड लेवल के दार्शनिक तो यहाँ तक कहा था कि ये जो कानून होता है ये मकड़ी के जाल की तरह होता है, इसमें सिर्फ छोटे छोटे मच्छर ही फंसते हैं, बड़े बड़े जानवर नहीं फंसते। तो भारत में ये बात इस यहाँ पर भी इसी प्रकार लागू हो सकती है कि जो कानून तो बना है लेकिन ये जो पैसे वाले लोग होते हैं बहुत जिनके पॉलिटिकल लिंक भी होते हैं उनके ऊपर इस कानून का कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि हर जगह इनके लोग बैठे हुए जो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं और जो गरीब आदमी है कमज़ोर है उनके ऊपर ये कानून लग पाएगा। तो सर मेरा दूसरा सवाल है सर कि आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, आप बारीकी से समझते हैं कानून का पेचीदा, आप समझते हैं कि जैसा अब एक बयान आया है उत्तर प्रदेश से कि वहाँ के जो सीओ हैं वो बयान दे रहे हैं कि पूरे साल में 52 जुमे आते हैं लेकिन एक होली आता है, तो बवाल क्यों मच रहा है? ये बवाल इसलिए मच रहा है कि जो धर्म की बात करते हैं बेसिकली वो अधर्मी हैं और वो क्या करते हैं जब होली का त्यौहार आता है जो कि बहुत ही पवित्र त्यौहार है जिसमें खुशियाँ आ जाती हैं, ये क्या करते हैं उस त्यौहार में अपने पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए मस्जिदों का आगे से जाते हुए हुड़दंग मचाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं, फिर उस दंगों के बेस पे ये उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ये इस पवित्र जो ये त्यौहार है होली का ये उसको भी बदनाम करते हैं अपने सिर्फ ये पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल मूवमेंट होता है उसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए, लेकिन ये उनके ऊपर कोई भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। ये तो हिंदू मुस्लिम करवा के एक दूसरे को लड़ाई करवा के अपने पॉलिटिकल पावर में आते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। सर जो सीओ ने बयान दिया है कि जिसको रंग से एतराज़ है वो बाहर न निकले, तो क्या मामले इसका मामला मतलब समझा जाए कल को तो कोई लड़की के लिए कह दिया जाए कि कोई लड़की बाहर न निकले उसके साथ छेड़खानी हो जाएगा, तो वो पुलिस के बयान सुरक्षा देने का हक बनता है या इस तरह से उनका बयान देने का? ये इनका बयान बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही इमेच्योर है। भारत में आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पे भी आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। और ये जो इन्होंने बयान दिया है ये इस चीज़ को शो करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बयान नहीं है, ये तो वो लोगों को भयभीत करने के लिए बनाया गया है। अब वो कहने वाला कौन होता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, ये उन्होंने गलत कहा है। और ऐसे कहने से क्या होगा कि जो गरीब किस्म के लोग हैं उनमें दहशत बैठेगी और जो शरारती तत्व हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक दार्शनिक ने ये भी विचार व्यक्त किया था कि जो अंधभक्त लोग होते हैं उनको प्रयोग करने वाले बहुत शैतान किस्म के लोग होते हैं, उनको पता होता है उनको किस प्रकार प्रयोग किया जाए। तो वो जो शरारती लोग हैं ऐसे लोगों को उससे फिर एक मौका मिलेगा दंगा करने का और गलत काम करने का, जिससे हमारा समाज में भी नफरत पैदा होगी और ये इससे देश भी कमज़ोर होगा। जी सर, एक हमें जानकारी आपसे चाह रहा हूँ, इस देश में अंग्रेज आए, डच आए, तो डच कब आए सर, उसके बारे में थोड़े हमें दर्शकों को बताएं। अंग्रेज़ों से पहले डच आए थे, ये मतलब जब मुसलमानों का पतन होने लगा था राज्यों का, तो उसके बाद पुर्तगालीज भी आए थे, डच भी आए थे और फिर बाद में फ्रेंच भी आए थे और पांडिचेरी तो फ्रेंच के कब्जे में ही थी और फिर उसके बाद ये अंग्रेज आए थे।
तो डच क्या कैसे आया, जैसे कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो डच ही थे और कोई नाम था? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से वो थे। अच्छा। डच नहीं थे, डच तो पहले आए थे। डच की जब इनकी लड़ाई हुई थी तो डच को तो इन्होंने भगा दिया था अंग्रेजों ने। जी। तो सर लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि सर पूरे देश में बौद्ध मंक जो हैं, भंते लोग हैं, वहाँ धरने पे बैठे हैं इस देश में, क्या आज भी जो बौद्ध विहार है पंडितों पुजारियों ये ब्राह्मणों के अधीन रहेगा? ये स्वतंत्र कब मिलेगा बौद्धों को? ये जो आपका क्वेश्चन है ये इस चीज़ को बताता है कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को हर तरह से गुलाम बना रखा है। और ये जो बुद्ध विहार, बुद्ध गया में जो मंदिर है बुद्धिस्ट का, इस पे ब्राह्मणों का कब्जा इस चीज़ को शो करता है कि ये किसी भी लेवल पे गलत चीज़ कर सकते हैं। बुद्ध विहार के अंदर या बोध गया में पंडितों को क्या काम? पंडित मस्जिद में क्यों नहीं गए, गुरुद्वारों में क्यों गए, नहीं गए? और किसी जो माइनॉरिटीज़ के जो भी इनके जो धार्मिक स्थल होते हैं उनके अंदर ये क्यों नहीं गए, उन इसमें ही क्यों आए? ये इसलिए आए कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो मूर्तियाँ थी, इन्होंने उन मूर्तियों को बदल के जो हिंदुओं के देवी देवता है उसके अंदर उनको बदल दिया। और इस वजह से ये कब्जा भी इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं कि एक इन्होंने एक्ट पास किया था, उस एक्ट के अंदर उन्होंने प्रावधान किया है कि 1949, हाँ 19 कि उसमें एक हिंदू भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस कानून को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध धर्म है उसकी विचारधारा हिंदू धर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बुद्ध धर्म में उसको धम्म बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते। लेकिन ये जो ब्राह्मण वहाँ पे भी कब्जा किए हैं वो गलत है, उनको यहाँ से हट जाना चाहिए। इसके लिए भारत ही नहीं वर्ल्ड की कई कंट्री ने इनको सपोर्ट किया है और ये मुहिम भी छेड़ी जा रही है कि उनको इसको खाली कर देना चाहिए। क्योंकि हमने खुद देखा है कि उस बोध गया के अंदर पंडित काम कर रहे हैं और जो तथागत गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उनको इन्होंने जो पांडव थे 5 उनकी मूर्तियाँ बताई हैं। इसका मतलब ये इनकी मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हैं और कोई भी जो हिंदू का देवता होता है उसको ये बना देते हैं उनके तोड़ फोड़ करके या कपड़े पहना के। सर इसको इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इनके ताकत में इसलिए कब्जा कर, ये इसलिए नहीं है इनकी लाठी इनकी भैंस। जो 85% लोग हैं ये मेजोरिटी में पैसे से बहुत कमज़ोर होते हैं, उस वजह से ये इनकी विचारधारा को तोड़ नहीं पा रहे कि तुम हमसे ग्रेट किस प्रकार हो। अगर तुम ग्रेट ही बहुत ज़बरदस्त हो हमसे, तो अंग्रेज़ों और मुसलमानों से तुम देश को गुलाम होने से बचा क्यों नहीं पाए? क्योंकि जो 85% लोग हैं एक्चुअल में ये 1% भी नहीं है। क्योंकि ये बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी सब जगह पाए जाते हैं और हर तरह के धर्म के अंदर ये पाए जाते हैं और इस वजह से विंठित बहुत है, ये बिल्कुल डिवाइडेड है। इस प्रकार से ये एक बहुजन को नहीं बना पाते। ये नाम में ही बहुजन है, न्यूमेरिकली ये बहुजन नहीं है। ये तो जो 15% सो कार्ड प्रकाश है उससे भी कम है, क्योंकि ये डिवाइडेड है। इस वजह से जो 15% लोग हैं जिनको कहते हैं सो कार्ड प्रकाश, उनको ये किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, क्योंकि ये पैसे से कमज़ोर होते हैं। और लिटिल ब्रदर कहानी में इसलिए लिखा है कि जो व्यक्ति बहुत इकोनॉमिकली कमज़ोर होता है, हैंड टू माउथ होता है, वो किसी भी लेवल पे गिर जाता है। तो ये समाज के जो लोग होते हैं ये डिवाइडेड हैं, ये हर जगह चले जाते हैं और थोड़े से लालच के चक्कर में ये अपनी लॉयल्टी को भी खो देते हैं। इसका हल क्या है सर? इसका हल ये है, जब तक ये पढ़ाई की बात करते रहेंगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने तो ज्ञान देने से मना करते हुए कहा था, एक को किसको खाना खिलाओ गरीब है ये, और ये कहा था गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ज्ञान प्राप्त करो बाद में, लेकिन उससे पहले पैसा कमाना सीखो। इसको बहुत अच्छे शब्दों में विवेकानंद स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलना पसंद करूँगा। उनका कहने का मतलब ये था कि जब तक हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हम पैसे से मजबूत होंगे, तभी तो हम ज्ञान की तरफ जा पाएंगे। लेकिन ये लोग ज्ञान की बात इसलिए करते हैं ताकि ये नौकरी लग जाते हैं, फिर ये समाज से ही कट जाते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि
आप डीएम एसपी कप्तान मत बने, पुजारी बनिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है हर तरह की फील्ड में आने के लिए पहले पैसों से मजबूत बनो, क्योंकि जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना था उसका पापा उसकी हर साल की 45 लाख रुपए फीस भरता था, उस वजह से उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना जिस देश ने 200 साल गुलाम बनाया, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ के महारानी से भी ज़्यादा है। ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और है कि लीला सेठ देश आज़ादी से पहले सुप्रीम कोर्ट की जो भारत में जज बनी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एलएलबी की गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उनका ये सुप्रीम कोर्ट की जज एलिवेट हुई थी, और इनके लड़के ने गोल्डन गेट और शुडबाय लिखी तो उसको 14 करोड़ रुपए मिले थे इन 2 नावल पे लिखने पे। तो ये पैसे से बहुत मजबूत होते हैं, उसकी वजह से ये एजुकेशन में भी बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये तो अमेरिका, लंदन, जापान, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा के अंदर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट भी नहीं है, और जबकि ये सोकर प्रकाश के जो लोग होते हैं वहाँ पे ये कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। तो इनको कभी भी ये ज़िंदगी में बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ें जो बहुत मजबूत है ना, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, उनके बारे में इनको ज्ञान ही नहीं है। इस वजह से ये छटपटाते रहते हैं, उनकी बुराइयाँ करते रहते हैं, और उसी की वजह से ये कुछ नहीं कर पाते, ना इनको ये एक अच्छा जवाब दे पाते किसी भी प्रकार। चलो धन्यवाद सर। तो किस तरह से हमारी बातचीत रही है आप प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं, और लास्ट में आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताएं, और जो हमारा सवाल रह गया वो कमेंट में बताएं, ताकि अगला वीडियो बनाऊं तो सवाल ले सकूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख, ये मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।